सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी पढ़े लिखे इंजीनियर से हुई थी। उसकी कंपनी ने उसको ब्रिटेन भेज दिया था और ब्रिटेन में जॉब करता था लड़के के बजाय। आदमी इसलिए कह रही हूँ कि वह आदमी मुझसे उम्र में बहुत ही बड़ा था, लेकिन मेरे बाप ने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई। वह बहुत पैसे वाला था और ब्रिटेन में रहता था। यहाँ तक नहीं बल्कि उसने वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा। वादे के मुताबिक शादी के बाद पति ने मुझे ब्रिटेन ले गया और वह रोजाना जब काम से वापस आता तो उसके चेहरे पर कुछ निशान होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया तो पति जो काम कर रहा था वह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी। मेरा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मैंने भी बहुत सपने देख रखे थे, लेकिन हकीकत की दुनिया मुझे उन सपनों में जीने की परमिशन नहीं देती थी और मैं हमेशा हकीकत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जैसे लोगों का भविष्य हमारे बीते हुए कल की तरह मुश्किल और दर्दनाक होती है। मुझे यकीन था कि मेरी सारी ज़िंदगी अपनी इसी हालत में रहूँगी जिस हालत में मैं पैदा हुई थी। लेकिन मेरे पापा हमेशा यही कहते थे, मेरी बेटी राज करेगी और उसके लिए एक शहजादा आएगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे बाप की सारी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली थी और वह सपना जिन्हें देखने से मैं डरती थी वह सब हकीकत का रूप धारण कर गई थी। मेरा नाम अर्पिता है और मैं 18 साल की होने वाली थी। मैंने बचपन से ही गरीबी को देखती आई थी और अपने माँ बाप समेत मैं भी गरीबी से तंग आ चुकी थी। अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना हमारे नसीब में नहीं लिखा था। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहे थे। वक्त के साथ मैं जब जवान हो गई थी, लेकिन हमारी कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी थी। मेरे पापा एक मजदूर आदमी थे जो दिहाड़ी पर काम किया करते थे। उसी से हमारे घर का सौदा भी बड़ी मुश्किल से आता था, क्योंकि हमारा घर भी किराए का ही था और माँ को रोज़ पैसों में से पैसे बचाकर किराए के पैसे अलग से रखने पड़ते थे। जैसे ही मैं जवान हुई और मैंने देखा कि मेरे पापा सारी ज़िंदगी मजदूरी करके बूढ़े हो गए हैं और उसी से उनकी कमर भी झुक गई है, तो मैंने भी पापा का साथ देने के लिए एक हॉस्पिटल में सफाई करने के लिए नौकरी कर ली। हम 5 भाई बहन थे, जिनमें से एक भाई था और 4 बहनें थीं। सबसे बड़ी मैं ही थी, इसलिए मैंने अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बढ़ गई थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और जब मुझे यूं मेहनत करता देखते तो मेरे सर पर हाथ रखकर अच्छे नसीब की प्रार्थनाएं करते रहते। ऐसे ही एक दिन पापा की सारी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली थी और हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता भिजवाया जिसके बारे में हम गरीब लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। नर्स की दोस्त मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। मैं कम उम्र और हसीन थी, इसलिए वह हमारी गरीबी के बावजूद भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार थी। हम जैसे लोगों के घर में अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता आए तो वैसे भी बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन उस वक्त हमारी खुशी आश्चर्य में बदल गई थी जब नर्स की दोस्त मंजू मैम ने बताया कि उसका भाई ब्रिटेन में ही रहता है, अच्छी नौकरी करता है और वह शादी के बाद भी मुझे अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा। ये सुनकर तो मेरे माँ बाप की आंखें खुली की खुली रह गई थी। माँ बाप ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता आएगा। मंजू मैडम ने अपने भाई की तस्वीर और जानकारी हमें दे दी और कहा कि आप मेरे भाई के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें, फिर रिश्ता करें। मंजू मैडम के भाई अजय की उम्र करीब करीब 40 साल की थी, जबकि मैं अभी 18 साल की ही थी। वो ब्रिटेन में किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और मंजू मैडम ने बताया था कि वह हिंदुस्तानी 4 लाख रुपए बनते हैं। ब्रिटेन में हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। पापा कहाँ से कोई जानकारी निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर पापा ने अपने जानने वाले लोगों से उस आदमी के बारे में पता किया तो सभी लोगों ने बताया कि अजय को ब्रिटेन गए तो जमाना हो गया है। जब यहाँ पर था तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। बहुत सोच समझकर पापा ने फैसला किया मेरा और अजय का रिश्ता तय कर दिया जाए, क्योंकि ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। पापा के लिए उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था और वे कहने लगे, अजय हमारी बेटी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, यही हमारे लिए बहुत है और हो सकता है कि इस तरह मेरी बाकी बेटियों का भी नसीब खुल जाएगा और सब अपनी ज़िंदगी में आराम और तसल्ली का सांस ले सकेंगे। मंजू मैडम ने शादी से पहले पापा और हम सबको अपने घर बुलाया था। हम वहाँ गए, हमारी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। मंजू मैडम का घर बहुत ही बड़ा था। मंजू मैडम बहुत अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी।
उसने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम बहुत गरीब हैं। वो हमेशा हमें बराबर का दर्जा ही देती रही। शादी के दिन करीब आ रहे थे। अजय ब्रिटेन से शादी के लिए आ चुके थे। अजय की आदत और व्यवहार से पापा पहली बार मिलने पर ही इम्प्रेस हो गए थे, बिना कोई जांच किए। अजय एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान था। शादी के रात ही उन्होंने मुझसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी किया था और कहने लगे अब तक वह अपनी जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं था कि उन्हें इस तरह खूबसूरत और कम उम्र की दुल्हन मिल जाएगी। मैं भी अजय से शादी करके बहुत खुश थी और मेरे लिए अब हम दोनों की उम्र का फ़र्क भी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अजय ने खुद को एक अच्छे इंसान साबित कर दिया था। अजय ने शादी में मेरे पापा को कोई खर्चा नहीं करने देना चाहता था, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने घर रिसेप्शन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और मेरे सारे अरमानों को पूरा कर दिया था। मैं हमेशा से ही ऐसी ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे अरमान यूँ पूरे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में अजय ने मेरे विदेश जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी कर ली और मुझे अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले आए। मेरे माँ बाप तो हद से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने मेरे हक में आज तक जितनी प्रार्थनाएं ईश्वर से की थी वह सब की सब ईश्वर ने सुन ली है। अजय ने मेरा ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वह तो मेरे माँ बाप को भी बहुत इज्जत देते थे। ब्रिटेन आकर 2-4 दिन तो अजय नौकरी पर ही नहीं गए थे, मुझे अपने साथ पूरा ब्रिटेन घुमाया था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शानदार इमारतें और होटल कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी और कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन आकर हमें 1 हफ्ता हुआ था और अजय ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैंने सारा दिन फ्लैट में अकेली रहती और अजय सुबह के गए, रात को वापस आते। मैं उनके आने से पहले ही घर के सारे काम काज निपटा चुकी होती थी और अपने घर वालों से भी बातचीत कर लेती थी। मेरे घर वाले मेरी तरफ से पूरी तरह तसल्ली में हो गए थे, बल्कि अब तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी बहनों का रिश्ता भी बिल्कुल मेरे ही तरह किसी अच्छे घर में हो जाए। मैं अब एक आराम की ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत आश्चर्य में थी और चाह कर भी अजय से सवाल नहीं कर पाई थी। उनकी मोहब्बत अब पहले की तरह बिल्कुल फ्रेश था और वे काम से लौटने के बाद मुझ पर इस तरह अपनी मोहब्बत निछावर करते थे, मैं सब कुछ भूल भाल कर उनकी हो जाती। मंजू मैडम हमें हमेशा ही फ़ोन किया करती थी। अजय ने बताया था कि उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद उन्होंने मंजू मैडम की शादी जल्दी ही कर दी थी और खुद वापस ब्रिटेन आ गए थे। वे सालों पहले ही ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वे भी पहले अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मुश्किलें और परेशानी देख चुके थे और वह ब्रिटेन आए तो उनके हालात बदलते चले गए। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझसे शादी से पहले वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार थे और मुझे अपनाने के बाद तो उनकी तन्हाई वाली भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। अजय मेरे साथ बहुत खुश थे और मुझे भी उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं उनसे कोई शिकायत करती। अजय अपनी नौकरी इस तरह कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे। उनके नौकरी का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स था और जो बात मेरे को हैरान करने वाली थी वो ये थी कि अजय जब भी नौकरी से वापस आते थे उनके चेहरे पर निशान होते। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि उनके चेहरे पर किस तरह के निशान होते। कई दफ़ा मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देते थे, बल्कि फ़ौरन ही मेरा हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार करने लगते। यहाँ तक कि मैं सब कुछ भूल भाल कर उनकी हो जाती, बात ख़त्म हो जाती। एक दिन अजय नौकरी से वापस आए तो कहने लगे कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे अजय के मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा शायद उनके बैग में होगा जो वह नौकरी पर लेकर जाते हैं। यही सोचकर मैंने उनका बैग खोला तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उनमें औरतों और मर्दों के फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अजय के बैग में इन कपड़ों का क्या काम है, लेकिन मैं डर के मारे जल्दी ही उनका बैग बंद कर दिया कि उन्हें ये महसूस ना हो कि मैंने उनकी जासूसी कर ली है। लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अभी तक तो मुझे उनके चेहरे के निशान का ही पता नहीं चल पाया था और अब फटे पुराने कपड़े उनके बैग में देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। अगले दिन अजय फिर से सवेरे ही नौकरी पर चले गए थे, लेकिन मैं सारा दिन उनके बारे में सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात जब वापस लौटे और फ्रेश होने के लिए गए, एक दफ़ा फिर मैंने उनके बैग को चेक किया। उनके बैग में आज भी फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे।
रात का खाना खाते हुए मेरी नज़रें उनके चेहरे पर पड़ी तो उनके चेहरे पर आज फिर से ताज़ा निशान पड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अनजान थी और इसी बात में मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि अजय कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लग जाते थे और उन्हें औरतों के फटे पुराने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। अजय ने तो यही बताया था कि वे एक ब्रिटेन के स्टील कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं और उनका रहन सहन पर्सनैलिटी भी इस बात की गवाही दे रहे थे, लेकिन शायद हकीकत उसके बारे में कुछ और ही बता रही थी। सच जानने के लिए एक रोज़ मैंने अजय का पीछा करने का इरादा किया था और जैसे ही वे घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में वे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो काम किया करते थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलती रही। मैं नकाब से अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा था और मैं काफ़ी दूर पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। अजय एक बड़ी सी बिल्डिंग में दाखिल हो गए। वह बिल्डिंग एक सुनसान से इलाके में था और यहाँ पर ज़्यादातर आधी अधूरी बिल्डिंग तैयार थी। जिस बिल्डिंग में वे दाखिल हुए थे वह भी आधी अधूरी बिल्डिंग थी। शायद वो यहाँ कंपनी के किसी काम से आए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर मुझे अंदर दाखिल होने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। अजय को मैंने अपनी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था और फिर अजय सीढ़ियाँ उतरते हुए बेसमेंट में पहुँच गए थे। मैंने भी डरते डरते उनके पीछे सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू कर दी और अंदर का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ और आदमी बंधे हुए थे। उनके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ के मुंह में तो कपड़ा भी ठूसा हुआ था। अजय ने एक आदमी के हाथ खोले और उसके आगे पानी का गिलास रख दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बजाय अजय पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। मगर अजय चुप रहे और अजय खुद से पानी पिलाने के लिए उसके करीब हुए। उसने फौरन ही उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अजय उसे बुरा भला कहते हुए गालियां दे रहे थे और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा पति ये काम कर रहा है। उसने उन सब बंधे हुए आदमियों को पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी पानी पीने के बजाय अजय पर ही हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उस कोशिश का नतीजा अजय के चेहरे पर भी उनके नाखून लगते रहते थे। इस हॉल में पहले से ही उन सभी बंधे हुए आदमियों पर नज़र रखने के लिए एक आदमी और दो औरतें मौजूद थीं, जो शायद उन बंधे हुए आदमियों की निगरानी पर रखा हुआ था। अजय ने उस आदमी से हाल चाल पूछा और रात को उनके पीछे कोई हंगामा तो नहीं हुआ। वह आदमी अजय को बता रहा था कि रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी इस वीराने में सिवाय बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों के अलावा कोई नहीं आता। अजय कह रहे थे कि उन आदमियों को एक एक करके यहाँ से निकालना होगा। जब तक हम उन्हें आगे नहीं पहुँचा देते, इन सारे आदमियों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें पानी देते रहना। अजय ने वहाँ मौजूद पहले वाले आदमी को इशारा किया तो उसने एक बंधे हुए आदमी का कपड़ा उसके जिस्म से अलग कर दिया और अजय को दे दिया, जिसे उन्होंने अपने बैग में डाल लिया और आदमी को दूसरे कपड़े पहना दिए जो मजदूर जैसे थे। फिर अजय के कहने पर एक औरत ने लड़कियों को कमरे में ले गई और उनके कपड़े भी बदल दिए गए। उसके बाद अजय ने अपने आदमी के साथ मिलकर उन सारे मर्द औरतों को बेहोश कर दिया जिन्हें मजदूर वाले कपड़े पहनाए गए थे और फिर उन्हें उठाकर ऊपर ले आए और मैं तेजी से वापस बाहर की तरफ दौड़ पड़ी थी और डर के मारे मैं थर थर काँप रही थी। बाहर निकलते ही मैं एक पिलर के पीछे छुप गई और वहाँ लोग उन सब को गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती थी ये सब आदमी कौन हैं और क्यों बंधे हुए हैं और मेरा पति उनको बेहोश करके कहाँ लेकर गया है। मैं थके थके कदमों से घर लौट आई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह पर जाती और मैं ये भी नहीं जानती थी कि वहाँ कहीं कोई और मौजूद तो नहीं जो उनकी निगरानी पर रखा हो। घर आकर मैं सारा दिन डरी सहमी बैठी रही। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरा पति किसी स्टील कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि ये तो कोई और ही काम करता है। लेकिन जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मैं चाहकर भी समझना नहीं चाहती थी। रात को जब अजय घर लौटा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह निशान मौजूद थे और आज मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये निशान कैसे लगे हैं। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया और फ्रेश होने के लिए चले गए। आज भी उसके बैग में फटे हुए कपड़े थे और वह जिसके थे मैं नहीं जानती थी।
अजय जब फ्रेश होकर बाहर आए तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे, अर्पिता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैंने आज फिर से अजय से पूछा, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? तो वह हंसकर कहने लगे, इतना शक क्यों करती हो? काम के बीच में कुछ न कुछ लग ही जाता है। मैं अजीब सी नज़रों से उन्हें देखने लगी और उन्हें मेरा एहसास हो गया कि कोई न कोई बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और कहने लगे, अर्पिता क्या बात है? कौन सी बात तुम्हें तंग कर रही है? अजय की बात सुनकर मैं अचानक रो पड़ी और ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ कि वे क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो वे दंग रह गए थे। उसके बाद जो कुछ उन्होंने बताया वह सुनकर तो मेरी पूरी आत्मा कांप कर रह गई थी। अजय ने बताया कि वो बहुत साल पहले गैरकानूनी तरीके से ब्रिटेन में आए थे और यहाँ आकर वे एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका देश के लोगों से यहाँ काम की लालच देकर बुलाते हैं और फिर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी साल तक वे लोग ज़बरदस्ती अजय से गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी नशे की चीज़ बिकवाई, कभी लड़कियों को गायब करवाया। अजय को उन सारे कामों का पैसा भी मिलता था जो अपने घर भिजवा दिया करते थे। इस तरह उन्होंने गैर कानूनी काम में हाथ डाल लिया था। लेकिन अब सब कुछ वे अपनी खुशी से नहीं कर रहे थे और एक दिन जब उन्हें फरार होने का मौका मिला था वे वापस फरार होकर हिंदुस्तान चले आए। वहां जाने पर अजय को पता चला कि उनके घर वालों ने पुराना घर तो तोड़कर नया घर बनाना शुरू कर दिया है। वे लोग सब एक ऐसी जिंदगी बिताने लगे थे जो कि अजय के पैसों की बदौलत थी। और जब अजय के घर वालों को पता चला कि वह हमेशा के लिए वापस आ गया है तो उनके घर वाले बहुत नाराज हो गए थे। उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वापस ब्रिटेन चला जाए और अपनी नौकरी वैसे ही करे। अजय के बड़े भाई ने अजय के पैसों से ही अपने लिए एक कारोबार खड़ा कर लिया था और उसने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा चुके थे। अजय की बहन मंजू की जिम्मेदारी अजय के सर पर आ गई थी। जैसे ही अजय की माँ को कैंसर हुआ, मजबूरन उन्हें ये फैसला किया कि वापस ब्रिटेन जाए और फिर से काम शुरू कर दे। लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने यहाँ आकर गोदाम में नौकरी कर ली थी, लेकिन उस नौकरी में इतना पैसा भी नहीं था जितना उनके पुराने वाले काम से आता था। अब उनके घर वालों को उनके पैसों की आदत हो गई थी और उनकी माँ के इलाज के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए था। एक दिन गोदाम में उन्हें वही आदमी मिला जिसके साथ वो पहले काम किया करते थे। उसने अजय को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए कहा। अजय उसकी बात को जल्दी से मान गए और यूँ दोबारा से गैर कानूनी कामों को करने लग गए। दूसरे मुल्कों से जानबूझकर नौकरी का झांसा देकर आदमियों को बुलाया जाता था और यहाँ लाकर उन्हें कैद किया जाता था। अजय का काम आदमियों की निगरानी करना था और एक एक करके उन्हें लोग तक पहुँचाना था। ये काम पूरी तरह से गैर कानूनी था और उसे बहुत ही होशियारी से किया जा रहा था। जिस इलाके में उन आदमियों को रखा गया था वह बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। अजय अब भी पार्ट टाइम गोदाम में ही नौकरी कर रहा था और उनकी वह नौकरी कानूनी थी जिसके बिना पर वो यहाँ रह रहे थे। और कहने लगे, उन्हें अपनी माँ का इलाज तो करवा लिया लेकिन कुदरत ने उनके माँ बाप की ज़िंदगी पहले से ही तय कर रखी थी। इलाज के बावजूद भी उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। फिर कुछ ही दिनों में उनके पापा भी चल बसे। अजय ने सोचा था कि माँ के इलाज के बाद वह दोबारा हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान जाने के लिए कोई वजह भी बाकी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी, इसलिए अजय ने ब्रिटेन ना छोड़ा और अपना काम करते रहे। लेकिन मंजू मैडम ने अब उन्हें अकेला ज़िंदगी गुजारने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उनके पीछे पड़ गई और उनकी शादी करवा दी। मंजू मैडम ने मुझे खुद ही अजय के लिए पसंद किया था। अजय कह रहे थे कि परदेश आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये परदेशियों के घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और जब किसी के घर से कोई बेटा या भाई परदेश जाता है तो उसके घर वाले एक ही अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परदेसी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अजय ने अपने हिस्से की कहानी सुनाकर चुप हो गए थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सोचकर ही मैं कांप उठी थी कि मेरा पति इस तरह गैर कानूनी कामों में मिला हुआ था। मैं एक गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी अपने बाप को मेहनत मजदूरी करते देखा था और उन्हीं पैसों से हम पले बड़े थे। हमारा ईमान बिल्कुल ठीक था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति इस तरह का कोई गैरकानूनी काम करे, हमें खिलाए और अपने बच्चों को बड़ा करे। मैं आपको इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं दूंगी। हम वापस हिंदुस्तान चलते हैं और वहाँ जाकर आप कोई भी नौकरी कर लीजिएगा।
मैं ज़िंदगी भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी औलाद गलत कामों के कमाए हुए पैसों से पढ़ाई करे और जवान होए। मेरी बात सुनकर अजय की आंखों में से आंसू आ गए थे और कहने लगे कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं इस तरह उन्हें वापस चलने का कहूँगी। अजय कह रहे थे कि ये किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राजी हैं। बस कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा, फिर हम वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से वह जोड़े निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचरे में फेंक दिए। 1 महीने के बाद हम सब छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान वापस आ गए थे। यहाँ एक मुश्किल ज़िंदगी हमारे इंतज़ार में थी, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली था अजय अब किसी गलत रास्ते की मुसाफिर नहीं रहे। हम अपने प्यारों को कुछ पैसों की लालच में परदेश तो भेज देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे प्यारे वहाँ दिन रात कैसी कैसी मुश्किलों से लड़ रहे होते हैं। इसलिए अपने प्यारों का एहसास कीजिए। आज मैं और अजय हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।